Hello students, class 10, once again I am here. I was telling you the question and answer of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. It's a video 4 of this chapter. So let us start. The question है बेटा, who were Meerine and Germania? Meerine और जर्मेनिया कौन थे? What was the importance of way in which they were portrayed? उनके जिस तरह से उनको चित्रित किया गया था उसमें उनका महत्व क्या था? मेराइन और जर्मेनिया कौन थे? हमने थोड़ा याद आ रहा होगा कि मेराइन और जर्मेनिया कौन थे. तो देखते हैं कि कौन थे वो. मेराइन, दे वेर द फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांस. यानी कि एलिगोरी कहते हैं अगर हम किसी निर्जीव वस्तु को या किसी चीज को देश से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम किसी देश को किसी की शक्ल दे देते हैं, महिला की शक्ल दी जाती है. दे वर द फीमेल एलिगोरी थे वो फ्रांस के ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को, याद होगा आपको, उस टाइम पर फीमेल एलिगोरी को मेरेन कहा जाता था. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के दौरान आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगोरी और सिंबल. एलिगोरी आप कह सकते हैं, समझ गए, सिंबल. नेशनलिस्ट लोग वहां पर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या करते थे, एक फीमेल सिंबल रिप्रेजेंट करते थे टू पोर्ट्रे आइडियाज, जिससे कि वो अपने आइडियाज को पोर्ट्रे कर सकें. सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. जैसे स्वतंत्रता को दिखाया जाता था, जस्टिस था एंड रिपब्लिक. इन चीज़ों को, इन शब्दों को अगर हम किसी सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एलिगोरी हैं. लिबर्टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्टिस को कैसे करेंगे, टूटी हुई बेड़ियां. स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करेंगे, रिपब्लिक. सी वॉज क्रिश्चियन मेरिन, वो क्रिश्चियन थी. मेराइन जो थी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था जो which underline the idea of people nation. Her characteristic were drawn from the liberty and republic. उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कहाँ से लिया गया था? लिबर्टी, स्वतंत्रता, और गणतंत्र से. गणतंत्र कहते हैं जहाँ का राजा ऑटोक्रेटिक ना होके पीपल के द्वारा चूज किया जाता है. हेरिडिटी वाइज, जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ का जो राजा है यानी यहाँ का जो हेड है वो हेरिडिटी वाइज न चुन के पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होता है, उसको रिपब्लिक बोलते. तो फ्रांस में भी पहले राजा था, जैसा हम जानते हैं, लुइस स्टेन. तो रिपब्लिक और लिबर्टी में बनाने के पीछे इनका एक लक्ष्य था. इसलिए उन्होंने मेराइन को एज ए एलिगोरी, एज ए सिंबल रिप्रेजेंट किया जो जस्टिस, लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट. तीन चीज़ों को याद रखिएगा, स्वतंत्रता को, न्याय के और गणतंत्र को. और वो क्रिश्चियन लेडी थी. इसमें रेड कैप हमें याद है, लाल टोपी पहना करते थे. ट्राई कलर, त्रिरंगा झंडा, 3 रंगों का झंडा रिप्रेजेंट किया था. और कॉकेट्स. टू पॉपुलराइज द नेशनल सिंबल, ये जो नेशनल सिंबल थे इनको क्या किया गया, पॉपुलराइज किया गया. बहुत पॉपुलर हो गए इस समय ये. Popularize the national symbol. The statues of Meerine were erected in public square. जो चौराहे वगैरह थे, आपको याद हो, चौराहों वगैरह में जो मेराइन की इस तरह से पोर्ट्रेट जो थी बना के वो लगाई जाती थी ताकि लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हो. क्योंकि मैंने पहले ही बताया एक नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो. तो उन्होंने मेराइन को
एक फीमेल सिंबल बना के, एक लिबर्टी का, एक रिपब्लिक का, एक जस्टिस का सिंबल बना के पब्लिक स्क्वायर में जो चौराहा होता है वहाँ पर लगाया, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए। जो मेराइन की इमेज अगर हम देखें, हमें याद होगा, वॉज ऑल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन्स। जो फ्रांस में कॉइन्स छपते थे, स्टैम्प्स थी, हमें अच्छी तरह याद होगा, और जो स्टैम्प्स होते थे चिट्ठियों में लगने वाले, उनमें भी मेराइन की तस्वीर होती थी। कहीं ना कहीं एक फीमेल एलिगोरी है, वो फीमेल सिंबल है, एक शक्ल दी गई है। एक फ्रांस में इंडिपेंडेंस को, लिबर्टी को, रिपब्लिक को जो रिप्रेजेंट करता है, एक शक्ल का जामा पहना के बताया गया है कि आखिर मेराइन है क्या, वो क्या चाहती है। इसीलिए वहाँ की कॉइन्स में, वहाँ के स्टैम्प्स में, पब्लिक चौराहों में, हर जगह पर मेराइन लोगों को एक मैसेज देती हुई दिखती है। लगभग हर जगह पर हम देख सकते हैं, यूरोप में जो जितने यूरोप के देश थे, जो नेशन स्टेट्स चाहते थे, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखी गई। जर्मनिया की अगर हम बात करें, एक दूसरा फीमेल एलिगोरी सिंबल्स रिप्रेजेंट किया गया जर्मनिया। कहाँ किया गया था? जर्मनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। जो जर्मन नेशंस था, जर्मन देश राष्ट्र में, वहाँ पर एक फीमेल सिंबल के रूप में जर्मनिया को रिप्रेजेंट किया गया। इन विजुअली में रिप्रेजेंटेशंस जो था, जर्मनिया वियर ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अगर हमें याद होगा तो जर्मनिया ने क्या किया था, उसके सर पे ओक जो जैतून होता है उसकी पत्तियों का ताज पहना हुआ था जर्मनिया ने। ठीक हो गया। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और जो जर्मन ओक थे वो हीरोइज्म को दर्शाता है। अगर आपको याद हो तो ये जो जर्मनिया का पोर्ट्रेट था, जो फीमेल एलिगोरी थी, कहाँ पर देखी थी हमने? वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, एसटी फॉल चर्च में जो हुई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसके ऊपर टांगा गया था, अगर हमें याद हो तो, जर्मनिया का पोर्ट्रेट। इस तरीके से हमें मेराइन और जर्मनिया के बारे में पता चला कि जर्मनिया तो जर्मन से याद आ रहा है हमें, जर्मनिया जर्मन की, और मेराइन फ्रांस की फीमेल एलिगोरी थी, जो वहाँ पर लिबर्टी और फ्रीडम्स को क्या करती थी? रिप्रेजेंट करती थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने देखा कि मेराइन के बारे में, वहाँ पर लाल टोपी है, तिरंगा झंडा है, और भी हर तरह के हम वहाँ पर देखते थे, इस तरह के हमें देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से हमने देखा मेरेनिया जो मेराइन थी फ्रांस की एलिगोरी थी, और जर्मनिया जर्मन की। तो एलिगोरी से आप समझ गए हैं, अगर हम किसी लव को या हेट को या अपने किसी आइडिया को, विचार को, फ्रीडम या लिबर्टी को, यहाँ पर हमने यही तो देखा है, लिबर्टी, जस्टिस या कोई रिपब्लिक्स है, हमारे दिमाग का कोई आइडिया है, अगर हम उसे कोई सिंबल देते हैं, सिंबल के रूप में, जैसे हमने देखा इसमें फ्रांस के टाइम पे हम देख रहे थे टूटी हुई चैन, हम देख रहे थे बंडल्स, हम देख रहे थे। तो उस समय हमने देखा कि जो ब्रोकन चेन्स थी, फ्रीट का सिग्निफिकेंस था, बीइंग फ्रीट का, और इस तरह से क्राउन ऑफ ओक लीव्स, अगर हम देखें इसमें एक खास बात आपने नोटिस की होगी, क्राउन ऑफ ओक लीव्स यहाँ पे लिखा गया है मेरे द्वारा, जो ओक लीव्स का क्राउन था, क्यों बनाया गया था? ओक लीव्स का, पत्तों का ही क्यों बनाया गया था ताज? हीरोइज्म को दर्शाता था। अभी मैंने लिखा है यहाँ पर, किसको दर्शा रहा है? हीरोइज्म को दर्शा रहा है। सोर्ड है, अगर आप भूल गए हैं तो इसमें जर्मनी ने सोर्ड भी पकड़ी हुई है। तो सोर्ड क्यों है? फाइट के लिए तैयार है वो,
ओलिव ब्रांच अराउंड द सोड, और सोड में अगर ओलिव ब्रांच हमें दिखती हैं तो विलिंगनेस टू मेक पीस, वो क्या करती है, विलिंगनेस, शांति स्थापित करना चाहती है। इसी तरह से हमने देखा ट्राई कलर जो था, जो 3 रंगों का झंडा जो था, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, उसमें हम देख सकते हैं ब्लैक, रेड और गोल्ड। ये बात अगर हम बुक को ध्यान से देखें उसमें हम देखेंगे काला, लाल और गोल्ड कलर का ट्राई कलर है वो। और रेज ऑफ राइजिंग सन की इसमें रेज पड़ रही है, इसका अर्थ है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को दर्शा रहा है वो। इस तरह से हमने क्वेश्चंस किया। लेटर व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट स्टेप, कौन सा स्टेप किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा टू टेक क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे उनके द्वारा किस तरह से कलेक्टिव, सामूहिक रूप से फ्रेंच के लोगों में एक आइडेंटिटी डेवलप की गई, लोगों में सेंस डेवलप किया गया, क्या किया गया उनके द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के द्वारा कौन से कदम ऐसे उठाए गए। तो लेट आंसर लिखेंगे इसका, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए अगर हम फ्रेंच पीपल्स की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने फॉलोइंग कदम उठाए। क्या थे वो कदम, न्यू फ्रेंच फ्लैग, जैसा कि हम जानते हैं नया फ्रांस का झंडा एस्टेब्लिश किया गया, ट्राई कलर व चूजन। और एक खास बात है कि जो ट्राई कलर है, मैंने आपको बताना है कि इसमें 3 रंग थे, एक तो ब्लैक था जो ट्राई कलर था, और दूसरा रेड था, तीसरा गोल्ड था। 3 रंगों का झंडा था ये। और ये जो 3 रंगों का झंडा था, फ्लैग, जो फ्रांस में लोगों में नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करता था। ट्राई कलर जो चूज किया गया पुराने झंडे के रिप्लेस करके, फॉर्मर फ्रेंच स्टैंडर्ड, वो था फ्लैग ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का। ठीक है, नया तिरंगा झंडा वहाँ एडॉप्ट किया गया। दूसरा, टू द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल पार्लियामेंट जो हम कह सकते हैं, इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया गया स्टेट जनरल, एंड रीनेम, और इसका नया नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली, यानी फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम कह सकते हो आप। नेशनल असेंबली के नाम से जानी गई फ्रांस में, क्योंकि स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हिम्स वेर कंपोज, जो नए नए एक गीत कह सकते हैं, हिम्स जो होते हैं, जैसे बलाड होते हैं इंग्लिश में, हिम्स होते हैं। वेर कंपोज्ड मार्टियस, मार्टियस कहते हैं देशभक्त को, जो देशभक्त थे, ओथ, देशभक्ति हमने दो देशभक्तों ने या देशभक्ति जो थी, ओथ टेकन, प्रतिज्ञाएं ली गई, एंड कॉमेरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और सभी लोग इन चीज़ों को एक राष्ट्र के नाम पर संबोधित किया गया। नए हिम्स जो थे और जो प्रतिज्ञाएं ली गई, नई नई प्रतिज्ञाएं ली गई देश के लिए, देश की फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक केंद्रित सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, वॉज सेट अप टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ। हमको याद होगा एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया फ्रांस में, सभी नागरिकों के लिए इक्वलिटी लाई गई कानून की नज़र में, फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द फ्रेंच टेरिटरी, जो फ्रेंच टेरिटरी थी उसके अंडर आने वाले सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ था। आगे इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, एंड ड्यू एबोलाइज, और ड्यूज जो थे वेर एबोलाइज, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम्स जो था, हमें पता होगा माप तोल प्रणाली जो फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा लागू की गई थी,
इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी, जो देश के अंदर ही एक वस्तु अगर जा रही है तो अलग अलग स्थानों पर उसके वेट के अकॉर्डिंग करेंसी भी अलग अलग होती थी वहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इंटरनल जो कस्टम्स ड्यूटीज़ थी, कस्टम कहते हैं वही टैक्स, इंटरनल अंदर ही अंदर, देश के अंदर ही अंदर अलग अलग हिस्सों में कस्टम ड्यूटीज़ थी ना, आपको याद था। ड्यूज जो थे वेर एवोलाइज, उनको खत्म कर दिया गया और उसके बदले में केवल 2 ही करेंसी रखी गई। यूनिफॉर्म सिस्टम्स, वेट एंड मीजर, जो माप है, तोल, भार, माप तोल प्रणाली जो थी, फ्रांस की ही देन है पूरी दुनिया को, वॉज एडॉप्टेड, और इसको क्या किया गया, इसको अपनाया गया। इस तरीके से हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा किस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज डेवलप की गई फ्रेंच पीपल में, और एक तिरंगा झंडा, नया स्टेट असेंबली जिसको नेशनल असेंबली कहा गया, नए हिम्स कंपोज किए गए देशभक्ति में, और नई मापतोल प्रणाली अपनाई गई। So it is important questions for your upcoming exams also. I hope you are writing in your copy also. If you write, तो अगर आप लिखेंगे तो उससे राइटिंग सुधरेगी आपकी, राइटिंग सुधरने के साथ आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने के साथ साथ आप लिख के कोई चीज़ वो करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रखता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली कि आपका हाथ भी उसे याद करता है। तो लिखने से इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आई थिंक कि आई शुड सजेस्ट यू कि यू शुड राइट इन योर कॉपी। इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है बाद में बाय मी। ओके, आई होप यू हैव रिटर्न। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।